लेड नाइट्रेट को हीट करना। ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी किताब में एक्टिविटी के फॉर्म्स में भी दिए गए हैं, वहाँ पे आप इनको चेक कर सकते हैं। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस इन द एक्शन ऑफ हीट विल ब्रेक इनटू लेड मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे ये रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये रिएक्शन इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि लेड नाइट्रेट हमारा एक कलरलेस कंपाउंड है, जो कि जब ब्रेक होगा लेड मोनोऑक्साइड में, जो कि येलो कलर का कंपाउंड है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो इवॉल्व होती है वो गैस ब्राउन कलर की होती है। इस रिएक्शन में हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि कई सारे कलर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को खासा ध्यान दिया जाए। आगे की बात करें तो हमारा जो डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे, वहाँ पे जो सेकंड टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसको कैरी करने के लिए, जिस रिएक्शन को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़े, वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे जो हम एग्जांपल लेंगे वो होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हम सबसे पहले एक सेटअप का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें अगर हम, तो ये आपकी स्क्रीन पे आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। किसका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का पास कराते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा H2O मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखते हैं, वो ये है कि जो हमारा H2O है जब वो ब्रेक होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, तो हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम्स इकट्ठा होती है, वहीं पे ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम ही इकट्ठा होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक H2O के मॉलिक्यूल को बनाने में 2 एटम्स का इस्तेमाल हम करते हैं। किसका? H2 का या हाइड्रोजन का। वहीं ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम इस्तेमाल होता है। इसी वजह से जो गैसेस हैं वो भी 2:1 के रेशियो में इकट्ठा होती हैं टेस्ट ट्यूब्स में। अगले अगर रिएक्शन की बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैं बात करूं, तो वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट एनर्जी की वजह से कैरी कराया जाता है। इस रिएक्शन में हमारे पास 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जो कि हैं सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन एंड सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड के डिकम्पोजिशन और सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो है सिल्वर एंड क्लोरीन एंड सिल्वर एंड ब्रोमीन। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि ये जो दोनों ही प्रोडक्ट हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, या इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। इसका इस्तेमाल ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, इस वजह से ये दोनों ही रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। ये 2 रिएक्शंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस के यूजेस की, तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम फूड में वीट, राइस, पोटैटोज इस तरीके की चीज़ें खाते हैं जो कि सिंपलर शुगर्स में डिकम्पोज होते हैं, जस्ट लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर हम इंटेक करते हैं वो डिकम्पोज होकर के एमिनो एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। अब चलते हैं हम तीसरे टाइप के रिएक्शंस के ऊपर। केमिकल रिएक्शन का जो तीसरा टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये वो रिएक्शन है जहाँ पे एक रिएक्टेंट का एक एलिमेंट दूसरे रिएक्टेंट के दूसरे एलिमेंट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करता है या अपनी पोजीशन से हटा देता है और उसका प्लेस ले लेता है। तो इस रिएक्शन की डिफिनीशन कुछ इस तरीके से होगी: दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस
of the another element in a compound। इस रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जो सबसे क्लोजेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं उनको हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है CuSO4 का रिएक्शन जिंक के साथ कराना। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रल कलर का सॉल्यूशन बनाता है। इसका रिएक्शन जब हम जिंक के साथ कराते हैं तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। ध्यान से देखने पे आपको ये चीज़ दिखेगी कि यहाँ पे जिंक ने कॉपर की पोजीशन ले ली है, यानी जिंक ने कॉपर को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है। वहीं कॉपर प्रिसिपिटेट फॉर्म में बाहर निकल चुका है। इस रिएक्शन में भी आपको कलर चेंज देखने को मिलता है। हमारा जो ब्लू विट्रल कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, रिएक्शन के बाद जब जिंक सल्फेट बनता है, ऐसे केस में जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है और बॉटम में रेड ब्राउन कलर का कॉपर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हम मैग्नीशियम के साथ कराएं तो सेम मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और कॉपर वापस से प्रिसिपिटेट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि कॉपर की पोजीशन बार बार डिस्प्लेस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम दोनों से ही लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ के अनुसार जो मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देंगे।